संयुक्त प्रस्तुति है। टन 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 स्कूल की घंटी बज गई है और हम आ गए हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के पास उनका पसंदीदा कार्यक्रम शिक्षावाणी लेकर। और आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम का सफर बच्चों आप तय करेंगे आपकी भारती दीदी के साथ। तो भाई हमारा साथ तो होने वाला है बहुत ही खुशनुमा, क्योंकि बारिश का मौसम भी आ गया है, गर्मी से भी छुटकारा मिल गया है और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बारिश का आनंद लेने के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे शिक्षावाणी में। तो आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आए हैं जिससे आपका जो आज का दिन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले हम यही बताते हैं आपको। तो हमारे प्यारे बच्चों के लिए आज शिक्षावाणी में हम लेकर आए हैं, यानी आपकी भारती दीदी लेकर आई है प्यारी सी मीना की कहानी, जिसमें आज हम सुनेंगे किताबों के बारे में, क्योंकि शिक्षावाणी है तो किताबें होना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी कृष्णा की किताबें। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज कक्षा 7 का सामान्य विज्ञान हमारे अतीत का पाठ 1, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जिसे प्रस्तुत करेंगे अध्यापक अरविंद बिट्टू। और उसके बाद हम लाए हैं आज कक्षा 9 के लिए विज्ञान का पाठ 1, हमारे आसपास के पदार्थ, और जिसे प्रस्तुत करने आएंगी अध्यापिका सुनीता गुलाटी। तो करें बच्चों आज के कार्यक्रम की शुरुआत और चलते हैं हमारी प्यारी सी मीना के पास कि वो किताबों के बारे में क्या बता रही है। तो सुनते हैं मीना की कहानी में कृष्णा की किताबें। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना, हो पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, आज मैंने एक बड़ी मजेदार किताब पढ़ी। पता है उस किताब में क्या लिखा था? क्या कहा? नहीं सुनना? मीना से मिलना है। ठीक है, तो चलो मीना के पास चलते हैं। वो रही मीना अपनी क्लास में। मैं भी पढ़ूंगा। मुझे भी पढ़नी है। अरे बच्चों, किसे क्या पढ़ना है? ये देखिए बहन जी, ये क्या है मीना? कृष्णा की किताब। कृष्णा लाया है ये कहानियों की किताब। इस किताब में राजा रानी और एक उड़ने वाले घोड़े की तस्वीरें भी हैं। अच्छा, दिखाओ तो जरा मुझे। ये लीजिए बहन जी। कृष्णा, सचमुच बहुत सुंदर किताब है ये तो। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी किताब पे अखबार का कवर भी चढ़ाया हुआ है, ताकि तुम्हारी किताब धूल मिट्टी से बची रहे। बहन जी, अपनी किताबों पे अखबार का कवर चढ़ाने का सुझाव मुझे रीना ने दिया था। रीना ने? हाँ मीना, रीना और मैं एक दूसरे से किताबें लेकर पढ़ते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं कृष्णा? ठीक से तो याद नहीं मीना, लेकिन हाँ 15-16 किताबें तो होंगी। अरे वाह कृष्णा, तुम्हारे पास तो मुझसे भी ज्यादा किताबें हैं। और तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं रीना? 7। मुझे एक बात समझ नहीं आती बहन जी। वो क्या दीपू? लोग किताबें पढ़ने के बाद उनका करते क्या है? एक बार किताब पढ़ ली उसके बाद तो वो बेकार हो जाती है। ऐसा नहीं है दीपू, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। लेकिन दीपू कहे तो ठीक रहा है बहन जी, मेरे पास ऐसी कई किताबें हैं जिन्हें अब मैं नहीं पढ़ता। तो फिर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बाकी लोग उन किताबों को पढ़ सकें। पढ़ सके, आगे बढ़ सके। मैं समझा नहीं बहन जी। मैं समझ गई। क्यों ना हम ऐसी सब किताबों को इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बनाएं?
इस तरह से बहुत से बच्चे बारी बारी वो सब किताबें लेकर पढ़ सकेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मीना। बच्चों, हम सबको मीना की तरह अपने सुझाव खुल के कहने चाहिए। शाबाश मीना। लेकिन बहन जी, हम अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे कहाँ? बहन जी की अलमारी में बनाए। शाबाश सोमा। बच्चों, मेरे कमरे में एक खाली अलमारी है, उसी में हम सबकी किताबें रखकर अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बना लेंगे। मीना, क्या मैं भी अपनी कुछ किताबें वहाँ रख सकती हूँ? तुम बहन जी से खुद क्यों नहीं पूछती रीना? तुम पूछो ना मीना। बहन जी, रीना भी अपनी कुछ किताबें हमारी लाइब्रेरी में रखना चाहती है। शाबाश रीना। लेकिन बहन जी, क्या हुआ कृष्णा? अगर वो किताबें खो गईं तो? किताबें कैसे खो सकती हैं? हाँ दीपू, एक बार मैंने अपनी एक किताब किसी को पढ़ने के लिए दी थी। अब मुझे याद ही नहीं कि मैंने वो किताब किसे दी थी। देखा, ऐसे खोती हैं किताबें। कृष्णा ठीक कह रहा है दीपू। अब तुम सब सोचो, इसका क्या हल हो सकता है? बहन जी, क्यों ना हम अपनी लाइब्रेरी के लिए एक चौकीदार रखें? देखो दीपू, चौकीदार रखना तो थोड़ा मुश्किल काम है। हम सबको मिल के ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक सुझाव है बहन जी। हाँ हाँ मीना, बताओ। क्यों ना हम एक कॉपी बनाएं? उस कॉपी में हम सब लिख के रखेंगे कि किस दिन कौन सी किताब किस बच्चे ने ली। सुझाव तो अच्छा है मीना, लेकिन जब हमारी लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे? इतनी सारी किताबों का हिसाब एक कॉपी में तो रख नहीं सकते, है ना? जी बहन जी। चलो बच्चों, आधी छुट्टी के बाद इस बारे में कुछ सोचते हैं। मीना, मेरे पास भी एक सुझाव है। क्यों ना बहन जी हर बच्चे को लाइब्रेरी का एक एक कार्ड दे दे। जो भी बच्चा किताब लेकर जाएगा, वो अपना कार्ड बहन जी को दे देगा। बहन जी उसके कार्ड पर उस किताब का नाम लिख लेंगी। वाह रीना, क्या बढ़िया सुझाव है तुम्हारा। लेकिन तुमने बहन जी को ये बात खुद क्यों नहीं कही? मीना, वो मैं सबके सामने बोलने में। चलो, कहाँ मीना? बहन जी के पास तुम्हारा सुझाव बताने। लो भाई, मीना और रीना ने जाकर बहन जी को ये नया सुझाव बताया। बहन जी रीना का ये सुझाव सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, शाबाश रीना, सचमुच बहुत अच्छा सुझाव दिया है तुमने। लेकिन तुमने ये बात मुझे क्लास में क्यों नहीं बताई? बहन जी, क्लास में सबके सामने। इसमें क्या हुआ रीना? क्लास में तो सभी एक दूसरे के दोस्त हैं, है ना? वो क्लास में सब लड़कों के सामने। देखो रीना, लड़के हों या लड़कियां, स्कूल में तो सभी पढ़ने आते हैं। फिर भला लड़कों और लड़कियों में क्या फर्क? सभी को अपनी बात कहने का बराबर का अधिकार है। बहन जी, रीना को ये डर भी लग रहा था कि कहीं सब उसके सुझाव का मजाक न उड़ाएं। नहीं रीना, अगर हम सुझाव ही नहीं देंगे तो किसी समस्या का हल कैसे निकलेगा? बोलो। जी बहन जी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है रीना कि तुम्हारे इतने बढ़िया सुझाव की वजह से अब हमारी लाइब्रेरी शुरू हो पाएगी। वाह रीना, तुमने तो चुटकी बजाते ही समस्या हल कर दी। समस्या हल कर दी, वो भी इतनी जल्दी। और फिर आधी छुट्टी के बाद क्लास में। बच्चों, अब अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और पता है ये सब कैसे होगा? अपनी रीना के सुझाव से। यहाँ आओ रीना, हम सबको बताओ अपना सुझाव। हम सबको बहन जी लाइब्रेरी का एक एक कार्ड देंगी। जो भी बच्चा किताब लेकर जाएगा, वो अपना कार्ड बहन जी को दे देगा। बहन जी उसके कार्ड पे उस किताब का नाम लिख लेंगी। ऐसे कोई किताब भी गुम नहीं होगी। लेकिन रीना, लाइब्रेरी के लिए कार्ड कौन बनाएगा? मैं बना दूंगी। ठीक है ना बहन जी? हाँ हाँ रीना, क्यों नहीं। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी बात पूरे विश्वास के साथ हम सब के सामने रखी। बहन जी, मुझे लाइब्रेरी के कार्ड बनाने के लिए मीना और कृष्णा की थोड़ी मदद चाहिए होगी। शाबाश रीना, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब देखना, यही आत्मविश्वास तुम्हें जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देगा। मीना, कृष्णा, तुम कार्ड बनाने में रीना की मदद करोगे ना? जी बहन जी, कृष्णा और मैं रीना की मदद जरूर करेंगे। बच्चों, अब बताओ हमने आज क्या सीखा?
तुम बताओ दीपू। आज हमने सीखा लाइब्रेरी के बारे में। हाँ दीपू, लेकिन एक और बात भी सीखी है हम सब ने। और क्या सीखी हमने? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मैं बताती हूँ। आज हमने सीखा कि हम सबको रीना की तरह अपनी बात सबके सामने खुल के कहनी चाहिए, जिससे हमें आत्मविश्वास आए और हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें, है ना? जी बहन जी। भाई वाह, मजा आ गया। रीना की झिझक भी खत्म हो गई और बच्चों की लाइब्रेरी भी अब जल्दी ही शुरू हो जाएगी। अरे मैं चला, क्या कहा? कहा? मुझे भी अपनी किताब लाइब्रेरी जाकर वापस करनी थी। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू कैसी कविता बना रहे हैं। हर मुश्किल का हल निकलेगा, हिम्मत हो जो पास। कदम उठाओ, बढ़ते जाओ, मन में हो विश्वास। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। बढ़ेगी, हर मुश्किल से लड़ेगी। उसके मन में है हिम्मत, वो न किसी से डरेगी। उसका लोहा पूरी दुनिया, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि हाँ, आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। रुक पाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। अब वो चुप ना रहेगी, अपनी बात वो कहेगी। गलत है क्या है सही, गलत है क्या है सही, वो पहचानती है, क्योंकि हाँ, आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। रुकने वाली, अब वो नहीं है झुकने वाली। बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, हर मुश्किल से लड़ेगी। उसके मन में है हिम्मत, वो न किसी से डरेगी। उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि हाँ, आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। गाना तो मजेदार था। अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। अब मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है न। सबसे पहले बताओ न से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ रीना, बताओ। नसीरुद्दीन शाह। शाबाश रीना। और नसीरुद्दीन शाह कौन है? अभिनेता है। एक्टिंग करते हैं, फिल्म में काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों, अब न से किसी जानवर का नाम बताओ। नीलगाय। शाबाश। और नील गाय को क्या खाना अच्छा लगता है? घास, फल, पत्तियाँ। बिल्कुल ठीक। पता है, नील गाय बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकती है, लेकिन फिर भी वो पानी के आसपास ही घूमती रहती है। चलो बच्चों, अब न से शुरू होने वाली कोई चीज। नमक। शाबाश रीना। और हमें कैसा नमक खाना चाहिए? जिसमें आयोडीन हो। बिल्कुल सही मीना। अब बताओ न से किसी जगह का नाम। नागपुर। शाबाश मोनू। और नागपुर भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में।
शाबाश। और नागपुर का सबसे मशहूर फल? संतरा। बिल्कुल सही। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अभी हमने सुनी मीना की कहानी में कहानी कृष्णा की किताबें। अब समय हो गया है हमारे विद्यालय का, यानी हमारी क्लास का। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कक्षा 7 सामान्य विज्ञान हमारे अतीत का पाठ 1, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो बच्चों जल्दी से अपनी किताबें खोल लें, अपने पेन पेंसिल हाथ में ले लें और अपनी नोटबुक खोल लें, क्योंकि ये पाठ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं हमारे अध्यापक अरविंद बिट्टू। प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पर बात करेंगे। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी में मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया। 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने भी भारतीय उपमहाद्वीप को ही प्रदर्शित किया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के होते हुए इनमें काफी अंतर था। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज उत्तर भारत है। यहाँ तक कि श्रीलंका का द्वीप भी ऊपर की तरफ है। यद्यपि उसने जगहों के नाम अरबी में दिए। 600 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बने मानचित्र में बेहद परिवर्तन देखने को मिले। समय बीतने के साथ साथ उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं मिलते रहने से स्थितियां काफी बदली। इस मानचित्र में तटीय इलाकों के बेहद बारीकी से किए गए ब्यौरों से नाविकों और व्यापारियों को समुद्री यात्राओं में काफी मदद मिलने लगी। एक युग से दूसरे युग में आते आते मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। अब इतिहासकारों द्वारा बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों व लेखों का गहन अध्ययन करते समय भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना भी जरूरी हो गया था। प्यारे बच्चों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि यदि समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा व उनके अर्थ के साथ क्या होगा। बच्चों, ऐतिहासिक अभिलेख अनेकों भाषाओं में मिलते हैं व ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलती रहती है। यदि हम बात करें मध्य युग और आधुनिक युग की, तो मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से बेहद भिन्न थी और ये भी भिन्नता न सिर्फ व्याकरण व शब्द भंडार में नजर आई, अपितु समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी काफी बदलाव नजर आए। यदि हम बात करें शब्द हिंदुस्तान की, तो आधुनिक युग राष्ट्र या राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, जबकि 13वीं सदी के फारसी के प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा व गंगा जमुना के बीच स्थित इलाके के लिए किया। उसके द्वारा इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन क्षेत्रों के लिए किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जैसे जैसे सल्तनत का प्रसार होता गया, इस हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। तब तक इस शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसी के विपरीत
16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह शब्द 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के समतुल्य था, परंतु इस वक्त भी हिंदुस्तान शब्द में मात्र भौगोलिक व सांस्कृतिक सत्व की पहचान हो रही थी। वर्तमान में राष्ट्रीय अर्थ या राजनीतिकता से वो बेहद परे था। इतिहासकारों द्वारा किसी भी शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। यदि हम सामान्य सा लगने वाला शब्द विदेशी ही लें तो आज विदेशी का अर्थ है जो भारतीय न हो, परंतु मध्य युग में विदेशी का तात्पर्य हर उस अनजाने व्यक्ति से था जो समाज या संस्कृति का अंग न हो। नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, परंतु एक ही गांव में रहने वाले अलग अलग जाति व धार्मिक परंपराओं से जुड़े व्यक्ति विदेशी नहीं होते। इतिहासकारों द्वारा किसी भी युग का अध्ययन करने के लिए अनेक स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सदियों से चली आ रही लिखित सामग्री, उस काल के सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य कला, आजकल प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या व विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। 13वीं शताब्दी में वास्तविकता में कागज का मूल्य अधिक था क्योंकि उत्पादन कम था। यदि किसी विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि हेतु कागज की आवश्यकता हुई तो उसने किसी पुरानी ऐसी पांडुलिपि को धो दिया जिसकी उसे वर्तमान में आवश्यकता नहीं थी, जबकि यही 14वीं सदी में नहीं था, जब तक कागज का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से वह सस्ता होता गया। अब लोग धर्म ग्रंथों, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन, उपदेश, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब व करों के खाते आदि लिखने में कागज का प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्तियों, शासक, जन मठों व मंदिरों में पांडुलिपियों का एकत्र करने लगे। इन पांडुलिपियों को अन्य पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाने लगा। अभिलेखागार वह स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय व राज्य सरकार के अभिलेखागार वे हैं जहां वे अपने तमाम सरकारी अभिलेख, लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। प्यारे बच्चों, अतीत में वर्तमान तक का ये सफर इतना आसान नहीं था। इन पांडुलिपियों व दस्तावेजों का उपयोग करना भी एक कठिन कार्य था। छापे खाने से लोग अनभिज्ञ थे, अतः लिपिक या नकल नवीस घरों से हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, और ये कैसी होगी इसका अंदाजा तो आप बच्चे बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आपको आपके ऐसे मित्र की कॉपी से कक्षा कार्य या गृह कार्य नकल करना है जिसकी लिखाई ऐसी हो कि शायद खुद उसे ना समझ आए कि उसने क्या लिखा है। आप यही तो करते हैं कि कुछ अक्षरों का मोड़ देखा और आप अंदाजा लगा कर समझ जाते हैं कि क्या लिखा है। इसके चलते लिखावट में बहुत अंतर आ जाता है। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई होती थी। नस्तालीक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखा जाता है। जो लोग फारसी व अरबी के जानकार हैं उनके लिए इसे पढ़ना आसान है। शिवस्त लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। लिपि स्पष्ट समझ न आने के कारण पांडुलिपि की प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे छोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः परिणाम यह हुआ कि एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बेहद अलग हो गई। ये समस्या तब और विकट हो गई जब मूल पांडुलिपि की उपलब्धता नहीं रही, तो बाद के लिपिकों को इन प्रतिलिपियों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। कई बार लेखक स्वयं की समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में व दूसरी बार 1358 ईस्वी में लिखा। इन दोनों में काफी अंतर है। ये पहला वृत्तांत पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा होने से आज तक नहीं मिला। सन 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। इस काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में प्रौद्योगिकी का भी विकास होने लगा था, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग,
कताई में चरखे का, युद्ध में बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा था। भारत में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। इन तमाम परिवर्तनों के कारण नई प्रौद्योगिकी, नई फसलों के साथ लोगों के मन मस्तिष्क में नए विचार भी पनपने लगे थे। इसी कारण यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। इस युग में आवागमन भी बढ़ा। अवसर व भोजन की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा व अपना भाग्य गढ़ने के लिए सदा से ही अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस युग में एक विशेष समुदाय राजपूत का महत्व बढ़ा। राजपूत अर्थात राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर क्षत्रिय वर्ण का दावा करने वाले योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम व कायस्थ आदि समूहों ने भी भरपूर उठाया। इस समय में खेती की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ जंगलों की कटाई भी बढ़ती जा रही थी। कई क्षेत्रों में वन कटाई का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा था। पर्यावास अर्थात किसी क्षेत्र के पर्यावरण में परिवर्तन से वहां रहने वालों की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली भी प्रभावित होने लगी। लोगों को अपना मूल स्थान छोड़कर जाना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे वे कृषक बन गए। कृषकों के ये समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठ व मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े व जटिल समाजों के अंग बन गए। इन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय माणिक्य वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। इस बेगार की प्रथा के चलते किसानों के बीच आर्थिक व सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास ज्यादा जमीन थी, साथ ही वे मवेशी भी पाल लेते थे। वह कुछ खेती के अलावा दस्तकारी का काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों व उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यद्यपि यह दर्जा स्थायी नहीं था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और का। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण रखने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जाति को जाति पंचायत के नियमों के अलावा जिस गांव में वे रहते थे उनके रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर थे। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था, जिसके संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने यह भी बताया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगानी, गुजरी, मलाबारी इत्यादि। उसने कहा कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। वे उनकी भाषा व सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अतः चूंकि ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे,
तो इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी चोल, कभी खिलजी, तो कभी तुगलक और कभी मुगल जैसे राजवंशों ने इस उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में अपना एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लिया। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, जिसका फायदा उठा कर क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और इन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इनकी परंपराएं, रीति रिवाज काफी हद तक समान थे। ये परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति व भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों में इन विविध क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। इन 1000 वर्षों में धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन आए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का रूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक व आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन सामुदायिक लोगों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज के हिंदू धर्म में आने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन उसी युग की देन है। नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण व समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व व उनकी बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इन्हें राजाओं व शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने से इनका समाज में दबदबा बढ़ा। इस युग में ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई, जिस पर पुजारियों के लिए विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस युग में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों व अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। इस्लामी न्याय सिद्धांत व परंपराओं में भी काफी अंतर देखने को मिला। इतिहासकार समय को घंटों, दिनों या वर्षों में नहीं देखते। उनके अनुसार समय सामाजिक व आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों व विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा व कितना परिवर्तन आया। 19वीं सदी के अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है: हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश युग। उनके अनुसार शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। वह अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई बदलाव नहीं आता है। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। ये 16वीं, 18वीं, 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफी भिन्न थे। मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल को रूढ़िवादी व आधुनिक काल को भौतिक उन्नति व बौद्धिक प्रगति का काल कहा गया है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में इतने परिवर्तन हुए व कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हुई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करना आरंभ कर दिया। आज हमने 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों पर बातचीत की है। आशा है यह आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। धन्यवाद। तो भाई अभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने पढ़ लिया ना सामान्य विज्ञान हमारे अतीत का पाठ 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जिसे प्रस्तुत किया था अध्यापक अरविंद बिट्टू ने और समीक्षा की थी रेणु बाला चौहान ने। अब किताबें खोलने की बारी है हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थियों की, क्योंकि हम आज उनके लिए लेकर आए हैं विज्ञान का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं अध्यापिका सुनीता गुलाटी। सुनो घंटी बजी
जिससे बनता है पदार्थ, यह किस्सा भी रुचिकर है। कभी ठोस, कभी द्रव, कभी गैस बनकर आता यह नजर है। आओ इसकी संरचना के बारे में कुछ जाने और प्रकृति में छिपे कौतूहल को पहचाने। आओ इसके संरचना के बारे में कुछ जाने और प्रकृति में छिपे कौतूहल को पहचाने। प्यारे बच्चों, अपने चारों ओर जहाँ तक हमारी नजर जाती है, हमें अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। कोई वस्तु गोल है तो कोई चौकोर, कोई छोटी है तो कोई बड़ी। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी सामग्री से बनी है। इस सामग्री को वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। प्यारे बच्चों, आज हम पदार्थ और उनके गुणधर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, पानी की बूंद, रेत का कण, जो कुछ भी नजर आ रहा है हमें, ये सब पदार्थ ही तो हैं। इन सभी पदार्थों में, या हम कहें कि इन सभी वस्तुओं में यह विशेषता होती है कि ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार चाहे सजीव हो या निर्जीव, प्रत्येक वस्तु इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पदार्थ है क्या। ये प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में बार-बार उमड़ता है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में बहुत सी विचारधाराएं प्रचलित थीं। किसी ने पदार्थ को लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत माना, तो किसी ने रेत के कणों की तरह कणीय। प्यारे बच्चों, पदार्थ की प्रकृति जानने हेतु हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। हम एक कांच के गिलास में आधा जल भरेंगे। गिलास में पानी की सतह पर निशान लगा लेंगे। अब एक चम्मच लेंगे और चम्मच में शक्कर भरकर उसे इस गिलास में डालेंगे। थोड़ी देर बाद चम्मच से इस पानी को हिलाएंगे। हम पाते हैं कि थोड़ी देर बाद शक्कर गिलास में कहीं नजर नहीं आ रही। अब हम पानी के स्तर को देखेंगे तो वो स्तर तो वहीं का वहीं है। अरे वाह बच्चों, ये तो जादू हो गया ना। शक्कर तो गिलास में गायब ही हो गई, पर ये गई कहाँ? ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में तो उमड़ते ही होंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर है प्रत्येक पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिससे वैज्ञानिकों ने अणु नाम दिया है। इन अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह होती है। बच्चों, तुमने कई बार अपनी मम्मी को डिब्बे में चीनी या नमक खाली करते देखा होगा। जब डब्बा पूरा भर जाता है तो मम्मी उसे थोड़ा सा हिलाती हैं और ना जाने कहां से जगह फिर से उस डब्बे में आ जाती है। बच्चों, आपने गेहूं पीसने की चक्की पर भी ऐसा नजारा देखा होगा। जब आटे से पूरा बर्तन भर जाता है तो दुकानदार उस आटे को जैसे ही दबाता है तो न जाने कहां से थोड़ी सी जगह फिर से बन जाती है। तो ये सब इसी कारण संभव हो पाता है क्योंकि अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि ये अणु कितने बड़े होते हैं या ये बहुत छोटे हैं, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? तो बच्चों, ये कण या अणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देखने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, हम एक गिलास में पानी लेंगे और उसमें
स्याही की एक बूंद डालेंगे तो पूरा पानी धीरे-धीरे नीला हो जाएगा। यही क्रिया हम पोटेशियम परमैंगनेट से भी कर सकते हैं। 1 या 2 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल पूरे 100 मिलीलीटर पानी को रंगीन कर देते हैं। अर्थात एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है या जो स्याही की बूंद है, वो असंख्य छोटे-छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और ये कण बेहद सूक्ष्म होते हैं। अभी कोरोना संक्रमण के इस काल में जैसे ही कोई बाजार या ऑफिस से घर आता था तो हाथ धोने के बाद उससे तुरंत कहा जाता था ना, जाओ जल्दी से नहा कर आओ, और पूरी बाल्टी पानी में डिटॉल की 5-6 बूंदें डाल दी जाती थी। 5-6 बूंदों से ही पूरे पानी में डिटॉल की महक आने लगती थी। स्पष्ट है, दिखने में छोटी सी दिखने वाली डिटॉल की ये 5-6 बूंदें न जाने अपने अंदर कितने छोटे-छोटे कणों को समेटे हुए हैं। द्रव्य बना है छोटे-छोटे कई कणों से मिलकर। द्रव्य बना है छोटे-छोटे कई कणों से मिलकर। छोटे-छोटे इन्हीं कणों को समझेंगे अणु कहकर। अणु इतना सूक्ष्म है, हम कैसे इसको बतलाएं? एक शक्कर के दाने से आओ इसको समझाएं। कूट पीस कर इसे और चाहो तो छोटा कर लो। अब सबसे छोटे कण को अपनी अंगुली पर धर लो। सोचो और बताओ, इसमें अब कितने अणु होंगे? 10, 100, 1000, लाख, शायद तुम यह बोलोगे, पर अपने सिर के बालों को जो मुश्किल है गिनना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसमें अणुओं की गणना। प्यारे बच्चों, अब हम पदार्थ के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी ने गर्मी में नींबू पानी का लुत्फ तो जरूर उठाया होगा। इस नींबू पानी में नींबू, नमक, शक्कर, पानी सबका स्वाद तुम्हें आता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के ये कण स्थिर नहीं होकर लगातार गतिशील रहते हैं। कमरे में यदि एक बुझी हुई अगरबत्ती रखी है तो उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उसके करीब जाना होगा, पर यदि हम इस अगरबत्ती को जला दें तो इसकी सुगंध दूर से हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। प्यारे बच्चों, हम 2 गिलास लेंगे, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी डालेंगे। दोनों में हम 1 या 2 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालेंगे। हम पाते हैं कि गर्म पानी में क्रिस्टल के कण जल्दी घुलते हैं, जबकि ठंडे पानी में नहीं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, या हम यूं कहें कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित अर्थात एक दूसरे में मिल जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अणु की है तारीफ, प्रकृति में यह स्वतंत्र रह सकता, रासायनिक क्रिया में पर प्रतिभाग नहीं कर पाता। 2 या 2 से अधिक इसे मिलकर परमाणु बनाते, यह परमाणु स्वतंत्र प्रकृति में मगर नहीं रह पाते। ठोस ठोस है क्योंकि निकट इनमें अणु काफी ज्यादा, द्रव में दूर, गैस में दूरी सबसे ज्यादा। बीच बीच 2 अणुओं के जो आकर्षण बल बसे, बीच बीच 2 अणुओं के जो आकर्षण बल बसे, अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं हम उसे। प्यारे बच्चों, आपने रस्साकसी का खेल तो जरूर खेला होगा। इसमें एक दूसरे को पकड़ते हुए हम रस्से को खींचते हैं। इसी तरह का एक खेल जंजीर भी तुमने जरूर खेला होगा, जिसमें एक श्रृंखला या चेन बनाकर हम दौड़ते हैं।
ऐसे ही कुछ अणुओं की श्रृंखला या चेन प्रत्येक पदार्थ में पाई जाती है। यदि हम एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा लेकर दोनों को सामान्य हथौड़े के हल्के से प्रहार से तोड़ना चाहें, तो लोहे की कील में तो यह मुश्किल होता है, लेकिन चौक के टुकड़ों में यह कार्य आसानी से हो जाता है। कारण स्पष्ट है, लोहे के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक है, जबकि चौक के टुकड़ों के मध्य आकर्षण बल बेहद कम है। यदि हम एक थाली में जल लेकर उसकी सतह को अंगुली से काटने का प्रयास करते हैं, तो एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगता है मानो जल तो कट गया, पर फिर वह पहले जैसा ही हो जाता है। तुमने स्विमिंग पूल में गोताखोर को तो देखा ही होगा। गोताखोर भी पानी को इसीलिए काट पाता है क्योंकि द्रव के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। प्यारे बच्चों, हम एक पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़ लेकर उसके चारों ओर पेंसिल से रेखा चित्र बनाते हैं, तो इन पदार्थों का एक निश्चित आकार और सीमाएं नजर आती हैं। इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। इन वस्तुओं पर बाह्य बल अर्थात हल्का सा दबाव रखने पर भी ये वस्तुएं अपना आकार बनाए रखती हैं, और अधिक बल लगाने पर ये ठोस टूट सकती हैं, पर इनका आकार नहीं बदलता। ये सभी ठोस वस्तुएं हैं। रबड़ बैंड भी ठोस है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। ऐसे ही शक्कर या नमक भी ठोस है, चाहे हम इसे हाथ में लें, चाहे किसी प्लेट में या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज का टुकड़ा भी एक ठोस है, लेकिन स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। जल, खाने का तेल, दूध, जूस, ये सभी द्रव ही तो है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। दूध को हम कटोरी में डालें तो कटोरी का आकार, यदि गिलास में डालें तो गिलास का आकार ले लेगा, और यद्यपि इसका आयतन निश्चित होता है, द्रव को जिस बर्तन में डाला जाए यह उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव अर्थात बहने का गुण होता है। इनका आकार भी बदलता रहता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं होते, ये तरल होते हैं। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु और पौधों के लिए बेहद अनिवार्य होती हैं। प्यारे बच्चों, सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी बेहद अधिक होता है। प्यारे बच्चों, आप सबने गुब्बारे वाले को तो जरूर देखा होगा। वह गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। हम 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज लेंगे और उनके सिरे अर्थात उनके मुख को रबड़ के कॉर्क से बंद कर देंगे। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा देंगे। पहली सिरिंज में हवा ही रहने देंगे, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के छोटे छोटे टुकड़े भर देंगे। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाकर संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे तो हम पाते हैं पहली सिरिंज जिसमें हवा भरी थी काफी संपीड़ित की जा सकती है, जबकि अन्य दोनों इतना नहीं। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में
खाना बनाने में उपयोग में ली जाने वाली एलपीजी अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का भी प्रयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। जब रसोई में माँ हलवा बना रही होती है तो उसकी खुशबू हमें बिना रसोई में गए ही आ जाती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच भी जाते हैं। गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तेजी से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। जानते हो बच्चों, पदार्थ अपनी अवस्था भी बदल सकते हैं, जैसे ठोस से द्रव और द्रव से गैस। हम एक 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेकर उसे बीकर में रखेंगे। बीकर में एक थर्मामीटर भी रखेंगे। अब बीकर को धीमी आंच से गर्म करेंगे। जब बर्फ पिघलने लगी तो तापमान नोट करेंगे। थोड़ी देर बाद बर्फ अर्थात ठोस द्रव अर्थात पानी में बदल गया। अब हम पुनः तापमान को नोट करेंगे। अब इस पानी को गर्म करते रहेंगे तो ये पानी धीरे धीरे द्रव अवस्था से गैस और जल अवस्था में बदलने लगता है। प्यारे बच्चों, ये तो जादू हुआ ना। ठोस बदला द्रव में और द्रव बदला गैस में। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण वे तेजी से कंपन करने लगते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में भी प्लाज्मा होता है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, डल्फगैंग कैटरले और कॉल ई वेमे को बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पदार्थ, उनके गुण, उनकी अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है ये जानकारी आपके लिए बेहद लाभप्रद होगी। तो मजा आ गया ना हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थियों को भी, क्योंकि आज उन्होंने पढ़ लिया विज्ञान का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ, और जिसे प्रस्तुत किया था अध्यापिका सुनीता गुलाटी ने और समीक्षा की थी नीलम पारेख ने। ये हमारा आज का शिक्षा वाणी कार्यक्रम था। इसी तरीके से हम आपके लिए लेकर आएंगे मजेदार कहानियाँ, मनोरंजक पाठ और अनुभवी शिक्षकों के साथ। तो फिर इसी समय मुलाकात होगी आपके अपने कार्यक्रम शिक्षा वाणी में। तो आज के शिक्षा वाणी कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों दीजिए इजाजत और साथ ही स्वीकार करें अपनी भारती दीदी का जय हिंद।